जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 के मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप इंट्रेंस टेस्ट 2023 के साइंस के मॉडल पेपर को कराऊंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं साइंस के बायोलॉजी के ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इन्हें क्यों कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगली बार आपका पीएम यशस्वी का एग्ज़ाम हुआ था 22 में, उसमें पाचन से संबंधित प्रश्न पूछा था, श्वसन से संबंधित प्रश्न भी पूछा था, और यहाँ तक कि हार्मोन से रिलेटेड तो 4-5 प्रश्न पूछे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो बायोलॉजी है वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और 25 क्वेश्चन तक करते जाते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन तक हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सभी के सभी बच्चे स्टिल होकर, यानी कि बिल्कुल मजबूती के साथ बैठ जाएं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से, कि जल से, कि वायु से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि जल से निकलता है। जल से क्या होता है? हाइड्रोजन, मतलब कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि H2O जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो कहाँ से? जल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है। जो प्रकाश अभिक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कि हरित लवक के ग्रेना में, या फिर राइबोसोम में? तो जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है हरित लवक के ग्रेना में। यानी जो प्रकाश अभिक्रिया होती है किस में होती है? तो हरित लवक के ग्रेना में। ओके, हरित लवक के ग्रेना में क्या इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। यानी जो पौधे हैं या जो पादप है वो ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जिससे वो क्या करते हैं? वायु प्रदूषण को कम करते हैं। क्या वो श्वसन करते हैं तब, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब, वाष्पोत्सर्जन करते हैं तब, या फिर प्रोटीन संश्लेषण? यानी कि जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जब वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो क्या है? वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए आवश्यक क्या है? क्या उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता है, कि क्लोरोफिल की, या फिर सूर्य के प्रकाश की, या फिर उपयुक्त सभी की? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि जो स्वपोषी पोषण की क्रिया होती है, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि जब सभी चीज़ रहेंगे तभी उस क्रिया क्या होगी? संपूर्ण होगी। जैसे कि पौधों में देखिएगा आप, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, जल की भी, क्लोरोफिल की भी, यहाँ तक कि सूर्य की प्रकाश की भी। यानी इन सभी चीज़ों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल किसी के सी की आकार संरचना है। आहार नाल के सी की आकार की संरचना है। यहाँ पे किसी नहीं, किस के सी की आकार रचना है। यानी कि जो आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है, जो सी जैसी वह बना होता है, वो क्या होता है? क्या वो अमाशय होता है, कि ग्रहणी होता है, कि ग्रसनी, या फिर कृमि रूप परिशेषिका? तो जो सी के आकार का होता है वो ग्रहणी होता है। कैसा क्या होता है? ग्रहणी। ग्रहणी इज द क्या होता है उसमें राइट ऑप्शन। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। जो मनुष्य होता है उसमें ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? यानी ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? 5.8 सेमी, 25 से 30 सेमी, 1.5 मीटर, या फिर 15 फीट? तो मैं आपको बता दूं कि जो राइट ऑप्शन है 25 से 30 सेमी, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, ईसोफेगस की बस लंबाई है, पूरे आहार नाल की नहीं, केवल ईसोफेगस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। जो मनुष्य होते हैं उसमें कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? क्या है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, या फिर 4 जोड़ी, या फिर 5 जोड़ी? तो कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन सी 3 जोड़ियाँ? पैरोटीड लार ग्रंथि, अधोहनु, अधोजीवा। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीनों जोड़ी में होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य होते हैं उनमें दूधों की दांतों की संख्या कितनी होती है? क्या 20 दूध के दांत होते हैं? 23, 28 और 32? तो मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो दूधों की दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं 12-13 साल की उम्र तक, जिनके दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 ही होती है।
बाद में लास्ट में कितनी हो जाती है, तो टोटल 32 हो जाती है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आपके दांतों की संख्या कितनी है, आप कमेंट करके बताएंगे। एक बार अपने दांतों को गिनेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरे इतने दांत हैं। हालांकि मैक्सिमम लोगों के 28 होंगे, 28 इस टाइम प्रेजेंट होंगे इस टाइम, बाद में 32 हो जाते हैं। बट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके मुख में कितने दांत हैं। ओके, मजाक किया हूँ, जिसको कमेंट करना होगा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या होती है। यानी जो मनुष्य का जबड़ा होता है उसमें चबाने वालों दांतों की संख्या कितनी होती है? क्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है? चौवर्णक पूछा है। एक चौवर्णक होता है, एक अग्र चौवर्णक। तो कितनी होती है? 6 होती है। 6 इज द राइट ऑप्शन। 6 यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, बैच के बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज की संरचना कहलाती है। यानी जो ग्रास नली होता है उसमें जो लटकी होती है, कार्टिलेज की एक होती है संरचना, उसे क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जो एक हम लोग के देखने पे मुख में एक चीज़ लटका होता है, ऐसे कार्टिलेज का होता है, यानी उपास्थि का होता है। तो क्या होता है? एपीग्लोटिक्स। एपीग्लोटिक्स होता है। क्या होता है? एपीग्लोटिक्स। जैसे कि आप अपना मुख में जब हाथ करेंगे, कभी कभी आपको उल्टी आने लगता है, वो अगर उसके पास लेके जाते हैं तो वही होता है एपीग्लोटिक्स। ओके, एपिग्लोटिक्स क्या इसमें राइट ऑप्शन है। यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है बच्चों? क्या लार, जठर रस, पित्त रस या फिर अग्नाशय रस? तो जो यकृत आपका होता है वो पित्त रस को स्रावित करता है, पित्त रस को स्रावित करता है। और मैं एक सिंपल सी बात समझा दूँ आपको एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, फ़ोन करते हैं। तो देखिए 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, आपके पास बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है। 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा पीएमएसएसबी का। और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन बुक का पता नहीं, बुक लिए ही नहीं। अभी बुक ऑर्डर करके क्या पा जाएंगे आप? इस टाइम बुक ऑर्डर करके आप क्या पा जाएंगे? 5 दिन बाद आपके घर पहुंचेगी, हो सके तो फर्स्ट डिलीवरी हो तो 3 दिन में पहुंच जाएगी। बट उस बुक का क्या मतलब रह जाएगा जब तक आपके घर वो बुक आएगी। इसीलिए मैंने एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है, जो आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें 11 वाले जो 11th के बच्चे होंगे उनको 1050 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। यानी 11th के बच्चों को उस बैच में हम 1050 से अधिक क्वेश्चन देंगे, जो कि एक बुक से अधिक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चन और यहाँ तक कि जीके, मैथ, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। एक बुक अगर जो आप लेते हैं तो आपको 799 प्रश्न या 795 प्रश्न मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से आपको 1500, 1 या 1500 प्रश्न मिल जाएंगे। वो भी कितने में? 149 रुपये में। 149 रुपये में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन। जिस बैच की फ़ी है 149 रुपये। बैच का नाम है पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023, जिसे व्हाट्सअप के थ्रू चलाया जाता है। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन में फॉर्म वगैरह फिल करना है। आपको डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर कॉल करना है, 99 19 28 24 95। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिए, सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, और फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा क्या कीजिए, मतलब पेमेंट डन कीजिए, और अपने आप से मतलब कि व्हाट्सअप के थ्रू ही पूरा पीडीएफ ले जाइए, और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और आपको डेली बाई डेली भी क्विज मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो अगर जो आपको बैच को बाई करना होगा तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 99 19 28 24 95। यहाँ पे 28 सही से नहीं लिखा गया, आप देख लेंगे, 99 19 28 24 95। ओके, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब मैं कॉल करूँ, लेकिन अभी नहीं, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद वीडियो देख लीजिए पूरा, उसके बाद से कॉल कीजिएगा। ओके, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। जो आहार नाल में पेशीय संकुचन होता है, यानी आहार नाल जो हम लोग का होता है उसमें एक संकुचन होता है। क्या उसे पाचन कहते हैं, क्रमानुकुंचन, परिसंचरण या फिर अवशोषण? तो उसे क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन के कारण ही हम भोजन को अच्छे से निगल पाते हैं, पानी को अच्छे से पी पाते हैं, नहीं तो हमारे पेट में धब धब गिरता। अगर जो क्रमानुकुंचन आराम से नहीं होता तो जो पानी या खाना हम खाते हैं वो बिल्कुल तेज़ी से हम लोग के पेट में क्या होता है, जाता। इसीलिए क्रमानुकुंचन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस स्रावित होता है। जो जठर रस होता है उसमें क्या स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है, पित्ताशय से, अमाशय से, यकृत से। तो जठर रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? तो जो अमाशय है आपका वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन है,
क्योंकि अमाशय से जठर रस स्रावित होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आप कुछ भी खा लेंगे तो अम्ल क्या करता है, उसको पचा देता है। अम्ल की वजह से वो क्या होता है, विखंडित हो जाता है जो भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। जो विटामिन सी है इसका अच्छा स्रोत क्या अंडा है, मछली है, गेहूं है, संतरा है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो जो संतरा आपको दिख रहा है वो क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि संतरा क्या होता है, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 के, या फिर विटामिन B2 के, या फिर विटामिन B3 के, विटामिन B5 के। तो मैं आपको बता दूं जो विटामिन B1 है उसी के कारण, उसी की कमी से बेरी बेरी रोग क्या होता है। ओके, अगर जो आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत सही है, क्वालिटी को बढ़ाइए अपने सेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, यानी जो मनुष्य का लार होता है उसमें क्या पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोसोम, पेप्सिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो टाइलिन होता है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन आपको दिखता है वो क्या श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है, कि उत्सर्जन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में? तो मैं आपको बता दूं कि वो किसमें, वो श्वसन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी में चिपक के हमारे पूरे शरीर में जाता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण हम श्वसन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की मात्रा है। क्या ऊर्जा की मात्रा डीएनए है, आरएनए है, एटीपी है, या फिर ऑल ऑफ दीज? यानी ऊर्जा की मुद्रा कौन है? तो एटीपी है, एडोसिन मतलब कि इसका फुल फॉर्म एक बार कमेंट करेंगे। ओके, ट्राईफॉस्फेट होता है कुछ करके, थोड़ा सा अभी मतलब दिमाग पे आ नहीं रहा है, कभी कभी होता है ऐसा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है क्या कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में क्या होती है, संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। जो मानव हृदय है उसमें कितने चेंबर या कितने कक्ष होते हैं? तो सभी को पता होगा, चार चेंबर होते हैं, निलय और अनिंद, दो निलय और दो अलिंद। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या शिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा, या फिर धमनी के द्वारा? तो जो अशुद्ध रुधिर होता है वो हृदय में किसके द्वारा लाया जाता है? तो शिरा के द्वारा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, महाधमनी कार्य करती है। महाधमनी क्या करती है? शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में फैलाती है, यानी लेके जाती है। रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के भाई कितने समूह हैं? 2, 3, 4, 5। कितने समूह होते हैं रुधिर के? तो रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो 4। रुधिर के 4 समूह होते हैं, और इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो बैच के बच्चे थोड़ा सा देख लेंगे वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो जाइलम में जल आ रहा है, जाइलम जल, जल जल के लिए क्या है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। ओके, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है, यानी जो पतझड़ होती है उससे कौन हार्मोन संबंधित होता है? क्या ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, या फिर एब्सिक एसिड? तो जो एब्सिक एसिड है वो क्या है? राइट ऑप्शन है, एब्सिक एसिड कुछ करके होगा हिंदी में, तो इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, हिंदी में टाइप नहीं हो पा रहा था। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क भाई किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए? तो जो मस्तिष्क है वो आपके सभी चीज़ों के लिए, कहाँ कि सोचने का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन को भी वही कंट्रोल करता है, और शरीर में संतुलन वही बनाता है, यानी उपयुक्त सभी क्या है इसमें? राइट ऑप्शन है, इसमें उपयुक्त सभी क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। और अगर जो जिन बच्चों को भी सोच रहे हैं कि तैयारी बेहतर हो जाए हमारी, वो वह बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है इस टाइम, लगभग उस बैच में बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं। तो अगर जो आपको भी ज्वाइन करना होगा तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 99 99 19 28 24 95 इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और आप 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं क्लास 11th वाले। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।